आज हम कर रहे हैं लर्निंग #4 आई थिंक, हाँ 4 या 5, 4 पार्ट है लर्निंग का, पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम लर्निंग के 3 पार्ट्स को डिटेल से कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिकली ये पढ़ा था लर्निंग क्या होती है, लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स जो है प्रभावित करते हैं, और लर्निंग की थ्योरीज हमने शुरू की थी। तो लर्निंग की थ्योरीज में हम 3 थ्योरीज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 थ्योरीज को हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज थी भाई, हम उसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत को हम पढ़ चुके हैं, फिर हम उसमें इनसाइट थ्योरी को पढ़ चुके थे, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्किनर का सिद्धांत, जो कि मैंने आपको बताया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि रीइंफोर्स और एक्शन पर बहुत ज्यादा महत्व देता है। तो आप इस रीइंफोर्स शब्द में ही कंफ्यूज थे, तो आज उसी की राम कहानी को हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था स्किनर ने अपना जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में स्किनर ने बल दिया है किसके ऊपर, रीइंफोर्समेंट के ऊपर और प्रोसेस के ऊपर, मींस आर सिद्धांत कहा जाता है। किसके सिद्धांत को भाई, स्किनर के सिद्धांत को कहा जाता है, ठीक है। उससे आगे पढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट थ्योरी करते हैं, जिस सिद्धांत का नाम ही क्या है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है। जिस सिद्धांत का नाम ही क्या है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत, या जिसको हम बोलते हैं सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत। ध्यान से सुनिए बच्चे। नेक्स्ट जो अपनी थ्योरी नंबर 4 है, आज हम पढ़ रहे हैं अपना लर्निंग पार्ट 4, और इसमें हैशटैग थ्योरी नंबर भी 4 है ये, ठीक है। इससे पहले नहीं, थ्योरी नंबर 5 है, इससे पहले हम 4 थ्योरीज को पढ़ चुके हैं, सोशल लर्निंग भी आई थिंक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सामाजिक अधिगम भी पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी की, जिसको हम बोलते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत, या हिंदी में बोलते हैं सबलीकरण का सिद्धांत। इसके अलावा ये इतने सारे नाम हैं जो आपको अब अटैक देने वाले हैं, बट ध्यान से समझिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारे नाम अपने जैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी के अंदर ही आ जाएंगे, सारे समझा दूंगी। इस सिद्धांत के और भी कई नाम हैं। इस सिद्धांत को हम तार्किक लॉजिकल, तार्किक डिडक्टिव, ध्यान रखना, लॉजिकल डिडक्टिव सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो इस सिद्धांत का नाम लॉजिकल डिडक्टिव सिद्धांत भी है। तो आपसे पूछे लॉजिकल डिडक्टिव सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको ध्यान रखना है जो लॉजिकल डिडक्टिव सिद्धांत है वो भी किसने दिया भाई, ये सिद्धांत किसने दिया है, पहले तो ध्यान रखना, CL हल, जिसको आप बोलते हैं क्लार्क हल, ठीक है, क्लार्क हल ने दिया है 1943 में ये सिद्धांत दिया है। आपको बहुत सारी बुक्स में 1915 भी लिखा होगा, और शायद मैंने 1915 भी पढ़ाया है, बट जो बीएड की साइकोलॉजी की किताबें होती है ना मोटी मोटी, उनमें इसका टाइम 1943 दिया है, और जितनी भी अपनी कॉम्पिटिटिव की किताब है उसमें इसका टाइम 1915 दिया है। अब ध्यान से सुन लो, ऑप्शन में मान लो दोनों में से कोई एक आ जाए, तो आप किसको टिक करेंगे भाई, तो हम बीएड की बुक्स को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव बुक्स होती है आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यदि दोनों ऑप्शन आए तो 1943 लिख लाना, एक ऑप्शन आए तो दोनों में से जो भी आए ठीक माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर शोर सर्वे जो बात करें तो इसने सर्वे तभी किया था, इसने मतलब सर्वे बाद में ही किया था, अपने लाइफ टाइम के लास्ट में ही किया था ना सिद्धांत, बिल्कुल। तो ये इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो बट आपको ध्यान रखना है कि दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे, दोनों ऑप्शन आ जाए तो 1943 को कर देना, बीएड की बुक में ये टाइम है, तो ये वैल्यूएबल टाइम है और ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप 1915 के साथ भी जा सकते हो, इट्स नॉट ए बिग इशू एट ऑल, क्योंकि हर बुक में अलग अलग है, बट फिक्स मैंने आपको बताया दोनों ऑप्शन आए तो 1943 कर देना। तो ये सिद्धांत किसने दिया था भाई, क्लार्क हल ने दिया था, और क्लार्क हल ने ये सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत के कुछ और नाम हैं, ये नाम आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। कौन कौन से नाम हैं, लॉजिकल डिडक्टिव, इसी सिद्धांत को कहते हैं तार्किक निगमनात्मक, पढ़ लेंगे उसके बाद बताऊंगी क्यों कहते हैं। क्रमबद्ध व्यवहार, सीक्वेंस वे में बिहेवियर करना, क्रमबद्ध तरीके से व्यवहार करना, इसी सिद्धांत को कहते हैं परिष्कृत व्यवहार, जिसको बोलते हैं रिफॉर्म बिहेवियर, रिफॉर्म बिहेवियर, रिफॉर्म बिहेवियर थ्योरी गिवन बाय, आपसे पूछ ले तो ध्यान रखोगे CL हल। परिष्कृत को बोलते हैं रिफॉर्म, सुधारना, मतलब सुधार, ठीक है। यथार्थ, रियलिटी से रिलेटेड सिद्धांत, यथार्थ से रिलेटेड सिद्धांत, रियलिटी से रिलेटेड सिद्धांत। आवश्यकता न्यूनीकरण, ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया है आपको भी ध्यान होगा। नीड डिडक्शन थ्योरी, सिंपल क्वेश्चन है, नीड डिडक्शन थ्योरी गिवन बाय, तो नीड डिडक्शन थ्योरी गिवन बाय CL हल, ठीक है। आवश्यकता न्यूनीकरण, जिसको हम बोलते हैं नीड डिडक्शन थ्योरी, ठीक है, नीड डिडक्शन थ्योरी, आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत, ठीक है। आवश्यकता न्यूनीकरण का मतलब नीड डिडक्शन थ्योरी।
तो नीड की जो डिडक्ट करने वाली थ्योरी है वो भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है। ये ना हम स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में इसको मैथमेटिकल सिद्धांत भी कह देते हैं, ठीक है। बट आपको बेसिक रूप से क्या याद रखना है, नीड डिडक्शन थ्योरी, इसका पक्का नाम याद रख लेना है। और एक ये याद रख सकते हो आप लॉजिकल डिडक्टिव थ्योरी, ठीक है। और बायोलॉजिकल नीड्स की सिद्धांत भी याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है आपको। बायोलॉजिकल नीड थ्योरी, बायोलॉजिकल नीड मतलब जैविकीय सिद्धांत, तो अधिगम का जैविकीय सिद्धांत किसको कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। अधिगम का जैविकीय सिद्धांत भी पूछा जाए तो सीएल हल के सिद्धांत को कहते हैं क्या भाई, अधिगम का, एक मिनट, सीएल हल के सिद्धांत को क्या कहते हैं, अधिगम का जैविकीय सिद्धांत, इसी के सिद्धांत को हम कह देते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, हम आज सिद्धांत पढ़ रहे हैं सिद्धांत नंबर 5, इससे पहले हम 4 सिद्धांत 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ चुके हैं। सिद्धांत नंबर 5 है सीएल हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है। पुनर्बलन का यदि सिद्धांत की हम बात करें तो इस सिद्धांत को सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, क्रमबद्ध बिहेवियर का सिद्धांत भी कहते हैं, परिष्कृत व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं, यथार्थ सिद्धांत भी कहते हैं, आवश्यकता नीड डिडक्शन थ्योरी भी कहते हैं, गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं, बायोलॉजिकल थ्योरी, जैविकीय नीड्स का सिद्धांत भी कहते हैं। मेन 5 नाम याद कर लेना बस, सबलीकरण, पुनर्बलन, आवश्यकता न्यूनीकरण और तार्किक निगमन और जैविकीय सिद्धांत। समझ रहे हो ना, ठीक है, क्लियर भाई। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी, पुनर्बलन का सिद्धांत, तो ये सारे नाम इसी सिद्धांत के हैं। अब होता क्या है, इसकी एक बुक थी, द नेम ऑफ द बुक इज प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। तो नाम भी आपको यहां पर याद रखना है, आपको क्वेश्चन भी याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो बुक है वो किसकी है, सीएल हल की, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो बुक है वो किसकी है भाई, सीएल हल की बुक है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ठीक है। और इसने एक बुक लिखी स्टार्टिंग में, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, फिर इसी बुक को इसने दोबारा से मॉडिफाई किया, मतलब इसी बुक को इसने मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई के अंदर जो बिहेवियरिज्म सिस्टम था, मतलब एक आवश्यकता में इंसान कैसे काम करेगा, समझाऊंगी इसकी थ्योरी को। तो इस तरीके से इसने अपना सिद्धांत दिया। तो ध्यान रखना, इसने अपनी थ्योरी का जिक्र किया प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के अंदर। अब ध्यान से सुनिए, इस सिद्धांत में होता क्या है, इस सिद्धांत में होता क्या है वो चीज ध्यान से सुन लीजिए। देखो, इस सिद्धांत में ना कोई बहुत यूनिक नहीं है। ये प्रयोग किस पे किया था, ध्यान रखना, सफेद चूहे पे, सफेद चूहे पे और थॉर्नडाइक की बिल्ली पे भी इसने प्रयोग किया था। लेकिन मेन याद रखना, जो इसका सफल प्रयोग था वो सफेद चूहे पर था, ठीक है। जो इसने अपना सफल प्रयोग किया था वो किस पे किया था भाई, सफेद चूहे पे किया था। ध्यान से सुनना, थ्योरी से ही आपका क्वेश्चन, ममता टीजीटी मैथ्स पे नहीं था, सर ने नहीं दिया था डिस्काउंट, इसलिए ध्यान से देखिए। लास्ट में लूंगी आपके कमेंट, अभी पूरा ध्यान अपनी क्लास में रखिए। मुझे आज फिर गलती हो गई, जल्दी में सबके कमेंट एक दूसरे को विजिबल नहीं होने चाहिए बट कोई बात नहीं। आप ध्यान से देखो, इसका सिद्धांत में क्या था, एक भूल भुलैया बनी हुई थी, तेरी आंखें भूल भुलैया तेरे सपनों की गलियों में जाके, लाइक दैट, ठीक है। भूल भुलैया तो अच्छी बनानी आ गई मुझे। हाँ, यहां पर था खाना और यहां पर था आपका सफेद चूहा, ठीक है भाई। ध्यान से समझ लीजिए, सिद्धांत को ध्यान से समझ लीजिए। इस थ्योरी के अंदर क्या था, सफेद चूहों पर प्रयोग किया था। सबसे पहले ध्यान रखना, ये सिद्धांत सीएल हल ने किस पे प्रयोग किया था, सफेद चूहों पे, और थॉर्नडाइक की बिल्ली पर भी प्रयोग किया था। बट दोनों में से एक ऑप्शन आपको टिक करना पड़े, सफेद चूहे को यूज करेंगे, ठीक है। मतलब थॉर्नडाइक वाली बिल्ली का मतलब वही बिल्ली नहीं, मतलब बिल्ली पे भी ट्राई किया था और चूहे पर भी। सफल प्रयोग सफेद चूहे वाला था इसका। अब इसके अंदर क्या था, थॉर्नडाइक का ये सीएल हल का सफेद चूहा था, ये ऐसे ऐसे करके भूल भुलैया बनी हुई थी। मीन्स ये क्या कहता है, क्रमबद्ध तरीके, ध्यान से सुनो, सीक्वेंस में भूल भुलैया थी। अब चूहा क्या करेगा, चूहे को ध्यान से सुनना, हल क्या कहता है, हल एक बात पर जोर देता है, हल एक बात पर जोर देता है। हल किस बात पर जोर देता है भाई, हल जोर देता है नीड पर। ध्यान से सुनना, हल जोर देता है किस पर, आवश्यकता पर। हल क्या कहता है, हल क्या कहता है, यदि आपके चूहे को आवश्यकता है भोजन की, वो कहता है आपके चूहे को आवश्यकता है भोजन की, तो वो जरूर भोजन तक पहुंचेगा। मीन्स ध्यान से सुनना, हल क्या कहना चाहता है, हल कहता है कि जो लर्निंग होती है ना, जो अधिगम होता है वो सिर्फ आवश्यकता से ही आता है। मीन्स ये क्या कहता है, जो अधिगम होता है वो सिर्फ आवश्यकता से ही आता है। यदि आपको आवश्यकता नहीं है
यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो आप अधिगम नहीं सीख सकते। ये कहना किसका है? सीएल हल का। और हाँ, ये रियलिटी है, मुझे भी लगता है। मान लो आपको एग्जाम पास करने की जरूरत ही नहीं है तो पढ़ोगे आप ये साइकोलॉजी? कभी नहीं पढ़ोगे। इसने एक स्टेटमेंट दी है, इसने क्या स्टेटमेंट दी है? ये एक स्टेटमेंट देता है, क्या कहता है ये? ध्यान से सुना इसकी स्टेटमेंट। आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। सीएल हल क्या कहता है? ध्यान से समझना। सीएल हल क्या कहता है? आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाता है। ये कहता है यदि आपको कोई नीड है और उस नीड को पूरी करने के लिए जो प्रोसेसिंग आप कर रहे हो, दिस प्रोसेसिंग इज कॉल्ड लर्निंग। आपको आवश्यकता है एग्जाम पास करने की, उसकी प्रोसेस के लिए आप ये मुझसे सीख रहे हो, ये इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग, ये आपका अधिगम ही तो हो रहा है। तो मीन्स हल्की ये स्टेटमेंट पक्का याद रखना, सीधा सीधा स्टेटमेंट भी एग्जाम में आ जाती है। सोनिया, यूट्यूब पर जो हिंदी है वो बिल्कुल इनफ नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगी, पीजीटी में बहुत डीप हिंदी आती है। इवन मैं अपने पेड कोर्स में भी हिंदी को बहुत ज्यादा एडिट करने वाली हूँ। मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ पिछली बार की हिंदी से, और भी एडिट करने वाली हूँ। मतलब अच्छी थी बट और अच्छी करना है, ठीक है। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो प्रोसेस की जाती है, मतलब लर्निंग की कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, वो प्रोसेस क्या है? अधिगम होती है। वो प्रोसेस क्या होती है? अधिगम होती है। ध्यान रखना। तो मीन सीधा सीधा स्टेटमेंट आ जाता है कि अधिगम के अंदर नीड की महत्व किसने दिया है? तो अधिगम में नीड का महत्व पूछे तो सीएल हल ने दिया है, ठीक है। जब तक अब ये कह रहा है भैया इस चूहे को क्या है? इस चूहे को नीड है, इस चूहे को क्या है? इस चूहे को क्या है? नीड है। अब ये नीड है तो ये सीक्वेंस क्रमबद्ध तरीके से, बिल्कुल सीक्वेंस के तरीके से किस तक जाएगा भाई? खाना तक जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से व्यवहार करते हुए आप किसी नीड को पूरी करते हो तो आप क्या कर लेते हो? अधिगम कर लेते हो। तो आप क्या कर लेते हो? अधिगम कर लेते हो। तो एक क्रमबद्ध तरीके से खाने तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये खाने तक पहुंचता पहुंचता बहुत रास्ता खोजना सीख जाएगा, तो कहीं ना कहीं अधिगम को ये सीख रहा है। तो ध्यान रखना, बस इसके अंदर मेन जो चीज यही है ना कि आवश्यकता की पूर्ति जरूरी है। और जब आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो जो ड्राइव होता है, ध्यान रखना, इसने एक शब्द और दिया है। इसने एक शब्द दिया है क्या? ड्राइव। इसने एक शब्द और दिया है अपनी लर्निंग थ्योरी के अंदर। क्या शब्द दिया है? ड्राइव। ये कहता है आपका व्यवहार है, ठीक है। आपको कोई नीड है। अब मैंने आपको मोटिवेशन भी पढ़ा था, नीड में क्या होता है? नीड को आगे ले जाने वाली जो चीज होती है, नीड को जो आगे बढ़ाती है, उसको हम ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। और जब हमें अपना लक्ष्य मिल जाता है तो वो ड्राइव क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो ये भी सेम कहता है कि जब आपकी नीड कंप्लीट हो जाती है तो आपका ड्राइव शांत हो जाता है। मान ली सफेद चूहे को भूख लगी थी, भोजन दिख रहा था, तो इसको नीड थी और इसकी भूख बढ़ती जा रही थी, वो ड्राइव का काम कर रही थी, लेकिन जब इसको भोजन मिल गया तो इसकी ड्राइव क्या होगी? शांत होगी। तो लक्ष्य प्राप्त होने पर ड्राइव क्या हो जाता है भाई? शांत होता है। मोटिवेशन में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। तो यहां पर आपको एक ये चीज क्यों बता रही हूं मैं, सीधा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में ऐसा शक्ल का उठ के, और आप कंफ्यूज जाते हो, ये क्या दे दिया पेपर में। मैं फिर कहती हूँ साइकोलॉजी बहुत आसान भी नहीं होती, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं होती, जो आपके सिर के ऊपर से जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप एक एक क्लास को देखोगे आपको सारा पेपर अपना लगने वाला है। बस ध्यान से पढ़ते जाओ, एक क्लास को एक एक दो बार करोगे ना। जैसे लर्निंग की ये थ्योरीज डिफिकल्ट है, स्टार्टिंग की आसान है, अब जो पढ़ेंगे सारी मुश्किल है। अब देखो ये कहता है कि जो आपका बिहेवियर होता है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा आया, बी बराबर है एच डी, बी बराबर है डी गुणा एच, किससे संबंधित है? मान लो यही क्वेश्चन आ गया। अब आप कंफ्यूज हो गए, यार ये तो हमने पढ़ाई नहीं, किससे संबंधित है? तो बी मीन्स क्या है? बी मीन्स है बिहेवियर। ये कहता है कि जो इंसान का बिहेवियर होता है वो उस इक्वल टू किसके होता है भाई? ड्राइव। मतलब इंसान की जो ड्राइव होती है और ड्राइव से उसकी क्या बन जाती है? हैबिट बन जाती है। मीन्स आपका जो भी व्यवहार होता है, उस व्यवहार को जो सीक्वेंस में चलाती है वो आपकी इच्छाएं, आपकी ड्राइव, आपकी आवश्यकताएं, आपकी नीड्स होती हैं। तो नीड ड्राइव वही वाला जो मोटिवेशन वाला थोड़ा थोड़ा फंडा है, मतलब ये इसने यहाँ पर क्या कर दिया है भाई? डाल दिया है, ठीक है। हर नीड में क्या होता है भाई? हर नीड के अंदर एक ड्राइव होता है। इसका क्या कहना है कि हर नीड, कोई भी नीड है आपको, उसके पीछे एक ड्राइव जरूर होगा। जैसे कि चूहे के खाने के पीछे उसकी भूख ड्राइव है, आपके एग्जाम पास करने के पीछे नौकरी की ललक ड्राइव है। और अब की बार तो मैं सीरियसली कहती हूँ, डू और डाई वाली सिचुएशन है। कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एग्जाम पास ना हो तो डू और डाई कर लेना,
मतलब जिंदगी है तो भाई पेपर है, पेपर में जिंदगी थोड़ी ना होती है, तो सबको पता है। बट आई एम जनरली सेइंग डू और डाई क्यों बोल रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हो मैं तो करूं या मरूं, मतलब कहने का है अब की बार बहुत सुनहरा अवसर है। इस बार जिन बच्चों का एग्जाम पास है मैं कंफर्म कह सकती हूँ उनकी नौकरी जरूर है। सरकार के ऊपर पहले ही बहुत प्रेशर है, पीजीटी भर्ती रीओपन होंगी और एसटेट के जस्ट बाद होंगी, तो मतलब रिस्क मत लेना, मैं तो तुम्हें रोज रोज मोटिवेट कर देती हूँ। अब भगवान जाने कौन मोटिवेट होके पढ़ता है और कौन क्लास देख के सो जाता है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन कहने का मतलब हर नीड के पीछे, हर आवश्यकता के पीछे एक ड्राइव क्या करती है, काम करती है। नीड ड्राइव एक्टिविटी गोल, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसने भी अपना एक सीक्वेंस बना दिया। ये कहता है सबसे पहले इंसान को नीड होती है ना, फिर एक उसकी नीड को एक चीज ड्राइव करती है, और वो जब ड्राइव होता है तो बंदा क्या करता है, एक्टिविटी करता है ना। आप एक्टिविटी करते हो, एक्टिविटी करते हो तो आपको गोल प्राप्त हो जाता है। मीन्स ये क्या कहता है, ये क्या कहता है भाई, ये कहता है सबसे पहले आपको नीड होती है किसी भी चीज की, नीड को आप क्या करते हो, फिर ड्राइव करते हो, है ना। मतलब आपको भूख लगी है तो मतलब आपको खाना चाहिए, तो आपको भूख लगी है तो वो आपकी ड्राइव होगी, ठीक है। और भूख के बाद, ड्राइव के बाद आप क्या करते हो, कोई ना कोई एक्टिविटी करते हो, उसको खाने के लिए चूहा भाग रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, एक्टिविटी करते हो तो आपको गोल मिल जाता है, ठीक है। एक्टिविटी करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, गोल मिल जाता है। और जब आपको गोल मिल जाता है तो आपकी नीड क्या हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है। तो इसीलिए तो इस सिद्धांत को क्या बोला है भाई, इस सिद्धांत को नीड डिडक्शन थ्योरी बोला है। क्योंकि जब आपकी एक्टिविटी के बाद आपकी चीजें आपको मिल जाती हैं तो वो क्या है भाई, सविता आप ऐप को एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना, आपने अपडेट नहीं किया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये सीधा सा लॉजिक है, ज्यादा आपको चक्कर में यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और भाई जो स्किनर है, ध्यान रखना, स्किनर ने इसे अधिगम का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर के हिसाब से अधिगम का जो सबसे बेस्ट सिद्धांत है, स्किनर के अकॉर्डिंग जो बेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, दिस इज द थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि स्किनर के हिसाब से सबसे बेस्ट सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। तो बाकी नाम पे अब गौर करने की जरूरत नहीं है भाई, बच्चा मेहनत करेगा, उसका व्यवहार रिफॉर्म हो जाता है, क्रमबद्ध तरीके से चीजों को खोजता है, आवश्यकता बाद में हो जाती है। जैविकीय सिद्धांत क्यों बोला है, क्योंकि इंसान की जो नीड्स है वो पूरी होना, और फर्स्ट नीड्स आपको पता है वो बायोलॉजिकल सी होती है। जो नीड होती है वो क्या होती है भाई, नीड हमेशा क्या होती है, नीड हमेशा बायोलॉजिकल ही होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये था CL हल का सिद्धांत। ये कौन सा सिद्धांत था, CL हल का। इन शॉर्ट मैं रिवाइज कर देती हूँ, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। CL हल ने अपना सिद्धांत दिया था जिसको बोला रीइंफोर्समेंट थ्योरी, पुनर्बलन का सिद्धांत 1943 में दिया था क्लार्क हल के द्वारा। और क्लार्क हल ने नीड की इंपॉर्टेंस दी है, वो कहता है अधिगम की पूर्ति तभी हो सकती है जब आपको कोई नीड है, आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी तो आप अधिगम नहीं सीख सकते हो। तो बस ये आवश्यकता क्रमबद्ध तरीके से होती है, इस आवश्यकता के अंदर एक ड्राइव काम करता है, और जब आपको वो नीड कंप्लीट हो जाती है तो आपका ड्राइव शांत हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है CL हल के सिद्धांत में, ठीक है भाई। अब इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक शब्द है पुनर्बलन, जिसके ऊपर आप बहुत कंफ्यूज हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्किनर की थ्योरी में वर्ड है पुनर्बलन, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर, अब हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर भाई, पुनर्बलन के ऊपर। अब हम पूरी डिटेल से कहानी ही पढ़ लेते हैं किसकी भाई, पुनर्बलन की। पुनर्बलन मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। पुनर्बलन जिसको हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट। देखो मैंने आपको स्किनर की थ्योरी पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, इसीलिए मैं पुनर्बलन से रिलेटेड चीजें इकट्ठी पढ़ा रही हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चाहूं तो मैं इसको अलग चैप्टर भी बना सकती हूं, बट नहीं, मतलब स्किनर की थ्योरी में पुनर्बलन ढेर सारा हमने पढ़ा, फिर हमने पूरा पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ा। अब हम एक छोटा सा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो लर्निंग में ही, स्किनर में ही पढ़ते हैं हम इसको, बट मैंने अलग निकाल दिया इसको, और इस मतलब लर्निंग में ही पढ़ रहे हैं हम, स्किनर में ही समझ लो। तो अब हम पूरा कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं किसका भाई, पुनर्बलन, या जिसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ये रीइंफोर्समेंट होता क्या है, मीन्स ये पुनर्बलन क्या होता है। बहुत बार सुना होगा तुमने, बहुत बार पढ़ा भी होगा, और बहुत बार कंफ्यूज भी होते होगे हमेशा, और हर बार पेपर में उठ के क्वेश्चन आ जाता है ना,
और तुम कंफ्यूज होते, मैम पेपर में क्वेश्चन आया कौन सा पुनर्बलन था जी? पुनर्बलन के तो बहुत सारे टाइप थे पेपर में, इतने टाइप तो हमने कभी पढ़े ही नहीं, है ना? ऐसे ऐसे करके बड़ा कंफ्यूज करता है ना ये वाला चैप्टर। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गौर से सुनिए, पूरा समझ जाओगे। अरे अपनी शक्लें तो बना दिया करो, क्लास समझ आ रही है नहीं आ रही? पता नहीं ऐसे बैठ जाते हैं शांत से, जैसे मतलब समझ ही नहीं आ रही हो क्लास। बताओ भाई, तुम लाइव क्यों देखते हो जो तुम थोड़ा एक्सप्रेशन ही देते, मुझे पता ही नहीं चलता तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे लिख रहे हैं मैम हमारे पे क्लास 10-15 मिनट बाद शुरू होती है। ऐसा कुछ भी नहीं निशा, हाँ मैं 2 मिनट लेट हो जाऊं वो बात अलग है, लेकिन जैसे ही मैं ऑन करूंगी तो आपकी क्लास ऑन होगी। क्लास का टाइम 8:30 बजे है, तो 8:30 का मैंने बोला 8:35 हो सकता है, 8:40 नहीं होगा, ठीक है? तो 8:35 तक आपकी क्लास शुरू हो जाएगी विदाउट एनी नोटिफिकेशन। मैं कोई नोटिफाई नहीं करती हूँ, बस आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो जिसके ऐप को लग रहा है ना मेरे को लेट शुरू होती, मुझे दिखाई नहीं देती, तो एक बार अपने ऐप को अपडेट कर लेना गूगल प्ले स्टोर में जाके, और अपडेट करने के साथ साथ रेटिंग भी दे देना भाई, थोड़ा सा ऐप लोगों को ऊपर दिखने लगे। क्योंकि देखो आप मेरे पर्सनल स्टूडेंट हो, यूट्यूब के बच्चों को मैं कभी ये नहीं कह सकती कि मेरे ऐप को रेटिंग दे दो, वो क्या पढ़ रहे हैं ऐप पे, है ना? आप पढ़ रहे हो तो आप मेरे पर्सनल स्टूडेंट हो जाते हो। इस मतलब कुछ भी कहो यार, पेड कोर्स वाले बच्चे थोड़े से तो स्पेशल हो ही जाते हैं। तो जब आपको ऐप को अपडेट करो तो ऐप को रेटिंग देके कमेंट भी कर देना अच्छा या बेकार सा, जैसा तुम्हें लगता है, कोई दिक्कत नहीं है अबाउट द क्लासेस। तुम क्योंकि उससे क्या है, कोई नया बच्चा ऐप को एकदम देखता है, अच्छी रेटिंग होती है, अच्छे कमेंट्स होते हैं, तो थोड़ा बच्चों को पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? रीइंफोर्स मिल जाएगा, मुझे भी रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा। तो ऐप को रेटिंग जरूर देना और 5 स्टार देना, 2 स्टार दे देना, 3 स्टार दे देना, जो मन करे दे देना, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? बट बात चल रही है रीइंफोर्समेंट की, तो बहुत जरूरी है भाई मेरे लिए भी। हाँ, तो बात इस पे चली थी, एक लड़की कह रही थी मेरी क्लास 10 मिनट लेट चलती है, तो ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना, अपडेट कर लेना, ठीक है? और अपना आईडी पासवर्ड याद रखा करो, मुझे फोन मत करना, मैं आईडी भूल गई, पासवर्ड भूल गई, 2 ही चीज तो याद रखनी है, आपका ईमेल और आपका पासवर्ड, बस लिख के रख लेना कहीं। अब पढ़ लेते हैं चैप्टर रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार बोले तो समझ लो ना, हर बार बोले तो भैया हर बार आता है। देखिए चैप्टर है पुनर्बलन। सबसे पहले समझते हैं पुनर्बलन होता क्या है। पुनर्बलन का मतलब होता है बच्चे रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट। आप कहोगे रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन। इट मीन्स क्या होता है, आपकी जो व्यवहार होता है, आपकी जो कोई काम करने की क्रिया होती है, उस क्रिया में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ शब्द हो सकते हैं, कुछ पुरस्कार हो सकता है, कुछ मोटिवेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए किसी भी टाइप से कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज पुनर्बलन कहलाती है, वो चीज रीइंफोर्समेंट कहलाती है। मतलब कोई भी वो एक्टिविटी, कोई भी वो गतिविधि, कोई भी वो चीज जो आपके बिहेवियर को आगे बढ़ाती है। और स्किनर ने दिया, ध्यान रखना, पुनर्बलन, ये वाला जो पुनर्बलन है जो हम पढ़ रहे हैं, ये स्किनर की देन है। और पुनर्बलन का सिद्धांत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसने दिया है भाई? सीएल हल ने दिया है, ठीक है। लेकिन पुनर्बलन शब्द स्किनर की देन है, स्किनर ने प्रयोग किया। देखो ज्यादा डीप में जाओ ना, ज्यादा डीप में, तो पुनर्बलन शब्द सबसे पहले थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था एक बार। थॉर्नडाइक ने ये कहा था कि आप जो पढ़ते हो ना उसको बार बार पुनर्बलन करो, रीइंफोर्समेंट दो। लेकिन थॉर्नडाइक का रीइंफोर्समेंट फेल हो जाता है और जो फेमस होता है वो स्किनर वाला ही होता है। तो पुनर्बलन शब्द स्किनर से रिलेटेड याद रखना और थ्योरी सीएल हल से रिलेटेड, ठीक है। तो पुनर्बलन क्या होता है कि रीइंफोर्स, कोई बच्चा है उसको दोबारा से फोर्स करना। वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। आपका बच्चा कुछ गलत हरकत कर रहा है तो आप उस गलत हरकत को उसी वक्त टोक के उसको सुधार दो, तो वो उसको पुनर्बलन हो गया। सही कर रहा है तो उसको उसी वक्त अप्रिशिएट करके आगे ले जाओ, वो भी पुनर्बलन है, जो चीज आपको आगे ले जाती है। जैसे कि मैं जब यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ, आफ्टर दैट आई ऑब्जर्व द कमेंट सेक्शन ऑफ माई वीडियो, ऑलवेज आई जस्ट लव टू रीड द कमेंट सेक्शन। और वो कमेंट्स मेरे लिए रीइंफोर्समेंट का काम करते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट आए होते हैं, बच्चों की डिमांड होती है मैम प्लीज और पढ़ाओ, तो मैं रीइंफोर्स होती हूँ और मैं और पढ़ाती हूँ। बेकार कमेंट आए हो, बच्चों ने इंटरेस्ट ही ना रखा हो, कमेंट ही ना कर रखे हो, तो मैं पढ़ाती ही नहीं यूट्यूब पे। मेरा ऐसा ही नेचर है, मतलब रीइंफोर्समेंट मिलना बहुत जरूरी है। वैसे मैं पढ़ाती रहती हूँ बट मैं वैसे बता रही हूँ, ठीक है। हाँ,
जैसे ऐप वालों बच्चों के लिए रीइंफोर्समेंट है, ऐप को रेटिंग्स देंगे, ऐप पे कमेंट होंगे तो रीइंफोर्समेंट होगा। अब रीइंफोर्समेंट दो प्रकार का होता है, यहां से क्वेश्चन शुरू हो गए भाई पेपर के, ध्यान से सुनते जाना। रीइंफोर्समेंट दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। रीइंफोर्समेंट दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं सकारात्मक या धनात्मक, नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक या ऋणात्मक। ठीक है, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, सकारात्मक पुनर्भरण, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, नकारात्मक पुनर्भरण। सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है कुछ अच्छा, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, आपको रोज अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपके घर वाले भी कुछ कुछ दे रहे हैं, मतलब आप कुछ पॉजिटिव तरीके से ही बढ़ रहे हो, बस आपकी जिंदगी में हर कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहते हो। तो ये चीज क्या होती है भाई, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। मतलब सीधा सा आप सिर्फ अच्छी चीजों के लिए ही आगे बढ़ रहे हो, आपको जो अच्छी बातें हैं, पुरस्कार मिल रहा है, तारीफें मिल रही हैं, इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये क्या है भाई, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, नकारात्मक कैसा होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नकारात्मक कौन सा होता है भाई, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। कुछ बच्चे नकारात्मक शब्द को देख के इसको दंड लगा जाते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं ये नेगेटिव है तो ये दंड होगा। ध्यान से देखना, जब रीइंफोर्समेंट शब्द पीछे लग गया ना तो कुछ भी नेगेटिव तो होता ही नहीं है, मतलब वो हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि आपके कुछ बाधाएं हैं, ठीक है, आपके मार्ग में कुछ बाधाएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ठीक है, आपने उन बाधाओं को दूर कर दिया और फिर आप आगे बढ़ गए, तो वो चीज होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। वो क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे आप बहुत तेज धूप में जा रहे हो, आपने अब वो धूप आपको परेशान कर लिया, आप छाता आपने ढक लिया, तो ये जो क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, एक बच्चा धूप में छाता लेके जा रहा है और छाता किस प्रकार के पुनर्भरण का काम कर रहा है उसके लिए, तो ध्यान रखना उस छाते ने उसकी नेगेटिविटी को दूर कर दिया। तो ध्यान रखना, नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि इसमें गलत होता है, इसमें मार पिटाई होता है, इसमें डंडे होते हैं, नहीं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ही ये होता है कि जो चीजें नेगेटिव हैं, जो गतिविधि खराब हैं, उन गतिविधियों, जैसे आता ना कि एक गाड़ी का बजर बार बार बज रहा है और वो परेशान कर रहा है, आपने उस बजर को बंद कर दिया, तो वो भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का उदाहरण है। ठीक है, आप एक क्लासरूम में बैठे, उस क्लास में बहुत गंदी गर्मी है, सड़ने वाली, बच्चों की पसीनों की बदबू मार रही है। ऑफलाइन क्लासेस में होता है ना, कई बार गर्मी में बच्चों के पसीनों की बदबू मार रही है, तो आप वहां पर डीओ या परफ्यूम तो रूम में छिड़कने वाला नहीं हो, लाइट आ गई, एसी चल पड़े, तो भैया वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो होता है जो आपके मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उन्हें दूर करके जब आप आगे बढ़ते हो, तो डेट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए अपने दिमाग में कुछ नेगेटिविटी मत बचाना कि एक बच्चे को मारकर रीइंफोर्समेंट कर रहे हो तो कैसा नेगेटिव, कैसा रीइंफोर्समेंट है, वो कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है। ठीक है ना, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट समझ गए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब जो बाधाएं हैं, जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करके आगे बढ़ना। ठीक है, अब जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक, सेकेंडरी जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक। ठीक है, प्राइमरी जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक, सेकेंडरी जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, द्वितीयक। ठीक है, अनीता, मैं स्टेट को दोबारा से पूरा नहीं करवा रही हूं, सिर्फ साइकोलॉजी की क्लासेस लाइव चला रखी है, क्योंकि हमने साइकोलॉजी का लाइव बैच अनाउंस किया था मैंने, तो फिर बस मुझे लगा कि स्टेट कॉमन बैच मेरा मोस्ट मतलब फेमस बैच कह दो, सबसे ज्यादा बच्चे उस बैच में हैं, तो मुझे लगा इस बैच को कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजी की लाइव क्लास दे दी जानी चाहिए। तो बस ये क्लास स्टेट कॉमन बैच में जो साइकोलॉजी लाइव बैच के साथ इसलिए मैंने चला रखी है, पूरे स्टेट को दोबारा नहीं करवाया जा रहा। हिंदी वही है, इंग्लिश वही है, मैथ वही है, रीजनिंग वही है, हरियाणा जीके वही है, सिर्फ उनके अंदर अपडेट करूंगी मैं। जैसे ही अपना साइकोलॉजी का बैच खत्म होता है तो उसके बाद में हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग को भी अपडेट करवा दूंगी टीचर्स को बुला के, और वो अपडेशन जो भी होगा वो लाइव मोड में ही होगा। ठीक है, हाँ, तो कंफ्यूज मत होना।
कॉमन बैच वाले कहीं सोचे कि आज साइकोलॉजी क्लास है, कल हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, तो मैं बता दूं भाई और कोई क्लास रेगुलर मोड में नहीं होगी, सिर्फ साइकोलॉजी की रेगुलर मोड में होगी, क्योंकि मैं साइकोलॉजी लाइव बैच को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और आप लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है बैच। जो न्यू एडमिशंस हैं वो न्यू अपडेशन को ही देखें, बेशक पुरानी वीडियोस को ना देखें, क्योंकि एडिटेड है, ठीक है, नहीं है तो इनको ही देखें आप। पुराने वाले फोल्डर को बेशक ना देखें जिन्होंने नया एडमिशन लिया है, ठीक है। और बाकी सिलेबस को मैं ऐसे ही जैसे पहले करती थी रिकॉर्ड करके, जो मुझे लगेगा मुझे अपडेट करना हिंदी इंग्लिश में, वो मैं अपडेट कर दूंगी रिकॉर्ड करके, ठीक है। आ जाओ पॉइंट पे। तो ये डाउट मैं दूर कर दिया सबका, कहीं आप सोचो अरे यार नहीं बच्चे की कल तो आज क्लास थी साइको की, कल हिंदी की होगी। अब ध्यान से देखिए, सकारात्मक धनात्मक, हाँ, तो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो दो प्रकार से होता है। वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है, प्राथमिक और सेकेंडरी। प्राथमिक और सेकेंडरी। अब देखिए प्राथमिक रीइंफोर्समेंट क्या होता है? प्राथमिक मींस प्राइमरी, ये वही होता है जो अपनी प्राइमरी मोटिवेशन होता है, मतलब जो इंसान की पहली जरूरत होती है, जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, विश्राम है, मतलब जो हमारी प्राइमरी नीड्स होती है ना, उनके लिए जो हमें रीइंफोर्समेंट मिलता है, और वो हमेशा अंदर से ही मिलता है, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है? अंदर से ही मिलता है। जीरो रीइंफोर्समेंट तो नहीं पढ़ा भाई मैंने तो नहीं पढ़ा, ठीक है। तो प्राइमरी समझ गए, जो आपकी प्राइमरी नीड्स होती हैं, जो आपकी प्रारंभिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे आपकी भूख, प्यास, नींद, विश्राम, ये सिंपल सा लॉजिक है भाई। तो जो प्रारंभिक आवश्यकताएं होती हैं, ये कैसी नीड्स होती हैं? प्राइमरी नीड्स। तो ये प्राइमरी रीइंफोर्समेंट आपको खाने के लिए आपके इंटरनल रीइंफोर्समेंट होगी, मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राथमिक रीइंफोर्समेंट वही होते हैं जो प्राथमिक मोटिवेशन होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट ये होते हैं जो हमें बाहर की किसी चीज के रूप में मिलते हैं। जैसे आपका अध्यापक, मैं आपको कहूँ यार तुम सारे बहुत होशियार हो बच्चों तुम सारे तो बहुत होशियार हो, तो ये जो मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता तुम नलायक हो, होशियार हो, पढ़ रहे हो या टाइम पास कर रहे हो, पर मुझे पता पेड कोर्स में बच्चा है तो डेफिनेटली वो सीरियस अपने करियर को लेके और पढ़ रहा है। तो नलायक तो मैं वैसे बोल देती हूँ मजाक में। तो भाई तुम सारे बहुत अच्छे हो और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, और तुम्हें जो अचीवर एकेडमी का टॉपर होगा उसको मेरी तरफ से दिया जाएगा एक भव्य पुरस्कार। तो भाई अब मुझे उम्मीद है, पिछली बार जो हाईएस्ट स्कोर था स्टेट में 135 था पीजीटी लेवल पे, एक लड़की थी पंजाबी की, तो भाई अब की बार 135 से ऊपर जो टॉप करेगा, वो टीजीटी थी भाई, टीजीटी पंजाबी थी वो, पीजीटी नहीं। पीजीटी में तो हाईएस्ट 115 ही थे, 115 120 थे, मेरे को पक्का ध्यान भी नहीं आ रहा, 120 थे शायद। एक कंप्यूटर की लड़की के भी थे, बहुत अच्छे नंबर थे, मुझे नंबर ध्यान नहीं, 120 तक आए थे नंबर, 122 तक पीजीटी में। टीजीटी में 135 हाईएस्ट थे, और पीआरटी में तो खूब नंबर आते हैं, पीआरटी में सारे बच्चों के 120-30 के ऊपर ही आ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हें बता रही हूं, ये सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होता है। तो जो मैं अब तुम्हें कर रही हूं, तो जो अब की बार टॉप करेगा, अचीवर एकेडमी का जो टॉपर होगा, उसका यूट्यूब पर उसकी शानदार सी डिस्प्ले के साथ फोटो होगी। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों टॉपर्स को डिस्प्ले किया जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड आ चुका है, पहले हम डिस्प्ले नहीं कर पाते थे। अरे ग्रेट आइडिया, उनको अब डिस्प्ले करेंगे। तो आपकी फोटो डिस्प्ले होगी, एंड जो टॉपर होगा उसको मेरी तरफ से मेरे घर बुलाकर अच्छी सी पार्टी और पुरस्कार, ठीक है। तो अब देखना भाई कौन होगा टॉपर, स्पिरिट तो आ जानी चाहिए। अब जिसके अंदर भी ये स्पिरिट आई है ना कि यार मैं हूंगा मैम के साथ डिनर पे, जिसके अंदर ये स्पिरिट आई है ना, समझ लो वो रीइंफोर्समेंट हुआ उसमें, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे रही हूं द्वितीयक रीइंफोर्समेंट का। ये वो रीइंफोर्समेंट होता है जो कोई टीचर आपको देता है, अध्यापक आपको देता है, वो दंड के रूप में, वो पुरस्कार के रूप में हो सकता है, वो डिनर के रूप में हो सकता है, वो आपका मेरे स्क्रीन पे फोटो आने के रूप में हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये होता है क्या? सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। ये क्या होता है? सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। समझ आए यहां तक? रीइंफोर्समेंट क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। आई थिंक यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। क्लियर भाई, क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पुनर्बलन की अनुसूचियां। अनुसूची को बोलते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। अनुसूची को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। प्राथमिक, द्वितीय, पॉजिटिव, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आई थिंक तुम्हें क्लियर है। अब आगे चलते हैं। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत निकलते हैं जो मैं अब पढ़ा रही हूं।
अब है पुनर्बलन की अनुसूचियां, इन्वेंट्री ऑफ री-इन्फोर्समेंट, मतलब एक तरह से री-इन्फोर्समेंट की टेबल, तालिका, टाइप, कुछ भी कह दो, टाइप तो पढ़ चुके, ठीक है। तो दो टाइप की होती है इन्वेंट्री, एक सतत री-इन्फोर्समेंट, एक आंशिक। सतत को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, आंशिक को बोलते हैं पार्शियल, ठीक है। तो सतत को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट और आंशिक को बोलते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। सतत को क्या बोलते हैं भाई? कॉन्टिन्यूस, और आंशिक को क्या बोलते हैं? पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब देखिए सतत क्या होता है, ध्यान से देखो, सतत क्या होता है? सतत मीन्स होता है लगातार। सतत मीन्स क्या होता है भाई? लगातार। एक मैंने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लिखा था पिछली बार जो आया था, पता नहीं कहाँ है। हाँ, सतत मीन्स क्या होता है? लगातार, और आंशिक मीन्स क्या होता है? पार्शियल। अब समझते हैं सतत रीइंफोर्समेंट क्या होता है और पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है। देखिए सतत का मतलब होता है लगातार, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर। अब भी जिसके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा ना क्लियर होने का, तो डूब जाओ तुम। अब ध्यान से देखो, कॉन्टिन्यूस मतलब सतत। अब ध्यान से सुनना, सतत क्या होता है अब बताने की जरूरत है। सतत मीन्स होता है लगातार। लगातार का क्या मतलब होता है? आपकी हर अनुक्रिया पर, आपकी हर अनुक्रिया, अनुक्रिया मतलब आपकी हर एक प्रोसेस के ऊपर, हर एक काम के ऊपर आपको कहा जाए, आपने क्वेश्चन सुना मैं कहूं शाबाश, आपने दूसरा क्वेश्चन सुना मैं कहूं वेरी गुड, आपने तीसरा क्वेश्चन सुना मैं कहूं सुपर, आपने चौथी बात कोई मैं कहूं वाई माइंड ब्लोइंग। मतलब टीचर ने पका दिया बच्चे को हर एक सेकंड में उसकी तारीफ कर करके। तो भाई वो क्या है? सतत रीइंफोर्समेंट। मतलब कॉन्टिन्यू रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? जब आपकी कोई एक अनुक्रिया, जब आपके हर एक अनुक्रिया पर टीचर आपकी हर एक बात पर, हर एक डायलॉग पर आपको अप्रिशिएट करता है, वो क्या होता है? वो सतत सतत रीइंफोर्समेंट होता है। मतलब सतत का मतलब वो कॉन्टिन्यू रीइंफोर्समेंट होता है जब आपकी हर एक क्रिया पर आपको खुश कर दिया जाए, बेटा शाबाश, बेटा वेरी गुड, बेटा वेरी गुड, बेटा वाह, बेटा चॉकलेट खाएगा, बेटा ये ले ले वो ले ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये कॉन्टिन्यू रीइंफोर्समेंट होता है। ये क्या होता है भाई? कॉन्टिन्यू रीइंफोर्समेंट होता है। मीन्स आपके जब हर एक व्यवहार पर बार बार से आपको खुश कर दिया जाए, तो ये सतत रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है। दूसरा होता है आंशिक, पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है? जब आपको कभी कभी रीइंफोर्समेंट किया जाए, आप एक क्वेश्चन सुना रहे हो, अब सुना दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, आपने दूसरा क्वेश्चन भी सुना दिया, ठीक है, आपने तीसरा क्वेश्चन भी सुना दिया, और फिर मैं कहूँ वेरी गुड, शाबाश, यू आर गोइंग टू बी टॉप। अब मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी, दिख रहा है मुझे तुम्हारा डेडिकेशन, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको पार्शिक सतत मूल्यांकन। अब आप खुद बताइए कि ये वाला रीइंफोर्समेंट अच्छा है या ये वाला, फटाफट बताओ। कॉन्टिन्यू रीइंफोर्समेंट अच्छा होता है या पार्शियल रीइंफोर्समेंट अच्छा होता है? कॉन्टिन्यू रीइंफोर्समेंट अच्छा होता है या पार्शियल रीइंफोर्समेंट अच्छा होता है? फटाफट से बताइए, फटाफट से आंसर दो। कॉन्टिन्यूस अच्छा होगा या पार्शियल अच्छा होगा? मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूं यस पूजा, बिल्कुल, कुलबीर सही है, स्नेहलता, पार्शियल रीइंफोर्समेंट अच्छा होगा विदाउट एनी डाउट। एक बात आओ, कॉन्टिन्यू रीइंफोर्समेंट है, बच्चा भी बेचारा पक जाएगा। मतलब बार बार मैं बालक को खुश करती रहूंगी तो वो भी पक जाएगा, यार ये आंटी तो अच्छी पागल है, एक मिनट में। मतलब बच्चे, मेरी गली के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, उनकी आंटी तुम्हारी मैडम, ठीक है। तो बच्चे कहेंगे यार इसने तो अच्छा पका दिया,
बार बार एक एक मिनट में मैं टॉफी दे दूंगी, तुम्हें जाइए कर लो, ये कर लो। मैं अपनी गली के बच्चों को बड़ा खुश करती थी। वो कहते रहने दो आंटी, रोज कहते रहते हो, देते तो हो नहीं टॉफी टूफी कुछ भी लाके, हमें रोज कहते हो शोर मत करो, चुप हो जाओ। मेरी पुरानी वीडियो सुनना, इतना शोर मचता था गली में भयंकर वाला, और मैं रीइंफोर्स करती करती थक जाती थी, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, तुम बड़े प्यारे बच्चे हो, मैं वीडियो बना रही हूँ थोड़ी देर के लिए, शोर मत करना। पर वो मानते नहीं थे, बड़े निकम्मे बालक थे। अब शुक्र है इस घर में आगे किसी प्रकार का कोई शोर नहीं है, तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी जाती है, नहीं तो इतनी देर में तो मेरी पुरानी गली में आलू टमाटर वाले भी आ जाते थे, बहुत शोर रहता था। तो भाई इसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा बच्चों को। कभी कभी आपको तारीफ मिलेगी, आप भी वेट करोगे यार मैम कब तारीफ करेगी, बहुत दिन हो गए यार मैडम ने तो कोई हमारी निकम्मे कहती है मैडम हमें नलायक, कभी यही नहीं कहती वाह भाई मजा आ गया बाल को आज तो इसका मतलब आंशिक रीइंफोर्समेंट क्या होता है भाई, अच्छा होता है। आंशिक रीइंफोर्समेंट क्या होता है, अच्छा होता है। अब आगे आ जाओ। अब जो आंशिक रीइंफोर्समेंट होता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब जो आंशिक रीइंफोर्समेंट होता है वो भी दो तरीके से होता है। जो आंशिक रीइंफोर्समेंट होता है वो भी दो तरीके से होता है। आगे एक होता है अनुपात पुनर्बलन, और एक होता है अंतराल पुनर्बलन। ध्यान से समझिएगा, जो आंशिक पुनर्बलन होता है, आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो भी दो तरीके से होता है। वो भी कितने तरीके से होता है भाई, दो तरीके से होता है। एक होता है अनुपात पुनर्बलन और एक क्या होता है, अंतराल पुनर्बलन। ठीक है, एक होता है अनुपात और एक क्या होता है, अंतराल। अब अनुपात मीन्स रेशियो रीइंफोर्समेंट, ठीक है, आप इसको रेशियो रिलेटेड रीइंफोर्समेंट कहते हो, और इसको टाइम से रिलेटेड इंटरवल कह सकते हो। ठीक है, अनुपात में होती है कोई दर, ध्यान से सुनना, अनुपात में होती है कोई दर मतलब कोई रेशियो, और इंटरवल के अंदर इसके अंदर होता है टाइम। कुछ नहीं है, एक ही चीज है, कुछ नहीं है, एक ही चीज है। इसके अंदर तो कोई रेशियो होता है किसी चीज का, और इसके अंदर कोई टाइम होता है, बस। इसके अंदर फिक्स टाइम होता है, इसके अंदर रेशियो होता है, इसके अंदर टाइम होता है। कैसे, मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूं कैसे रेशियो और कैसे टाइम है। आई विल डिक्टेट यू द डिफरेंस। ध्यान से देखिए, अब ये दोनों ही रीइंफोर्समेंट कौन कौन से भाई, रेशियो वाला और इंटरवल वाला, ये दोनों ही रीइंफोर्समेंट दो टाइप से आगे डिवाइडेड है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिर पे बर्डन लेने की जरूरत नहीं, ध्यान समझना, बहुत आसान चीज पढ़ा रही हूं। एक होता है निश्चित और एक होता है परिवृत्त। एक होता है निश्चित अनुपात पुनर्बलन, एक परिवृत्त है। निश्चित को बोलते हैं फिक्स्ड रेशियो पुनर्बलन, और एक होता है फिक्स्ड वेरिएबल। ध्यान रखना, एक होता है फिक्स्ड रेशियो पुनर्बलन और एक होता है वेरिएबल रीइंफोर्समेंट। यहां थोड़ा सा दिद्दा लगा के पढ़ लो, एक मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान दे दो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। जो आंशिक पुनर्बलन था, मतलब जो कभी कभी दिया जाने वाला पुनर्बलन था, पार्शियल रीइंफोर्समेंट था, उसको हमने दो भाग, मतलब पार्शियल रीइंफोर्समेंट को दो तरीके से देंगे भाई। एक तो रेशियो में देंगे और एक टाइम में देंगे, मतलब एक तो टाइम के हिसाब से देंगे, एक रेशियो के हिसाब से देंगे। टाइम और रेशियो दोनों के हिसाब से देंगे ना, फिक्स और वेरिएबल। एक तरफ तो फिक्स चीजें होंगी और एक तरफ वेरिएबल मतलब चेंजेबल। एक तरफ फिक्स मतलब सीधी सी भाषा में निश्चित है, निश्चित, ठीक है। तो एक तरफ तो फिक्स रेशियो होगा और वेरिएबल रेशियो होगा, एक तरफ फिक्स इंटरवल होगा और वेरिएबल इंटरवल होगा। फिक्स रेशियो का क्या मतलब है, फिक्स कर दिया आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चे को तारीफ दी, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे तारीफ दी, क्वेश्चन नंबर 6 पे तारीफ दी, क्वेश्चन नंबर 8 पे तारीफ दी, तो मतलब फिक्स है आपका रेशियो, आपकी दर फिक्स है। एक चॉकलेट है, उसका आपने चौथा हिस्सा दिया, दूसरा हिस्सा दिया, पांचवा हिस्सा दिया, छठा हिस्सा दिया, मतलब आप फिक्स रेशियो में चीजों को बांट रहे हो, तो ये क्या है, फिक्स है। लेकिन वेरिएबल के अंदर क्या हो, कोई आइडिया नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है। आप पहले क्वेश्चन पे मैडम को स्माइल आएगी या मैडम को 10वें क्वेश्चन पे स्माइल आएगी, बेचारे बच्चे को पता ही नहीं है। वो देख रहा है मेरी मैडम को स्माइल आएगी कब आखिर। अब सबको पता निशा मैडम की तो थोड़ी हंसने की आदत है, तो ऑफलाइन में बच्चे मतलब कुछ क्वेश्चन वोश्चन टेस्ट वेस्ट मतलब मैं कुछ लेती तो कहते हैं मैम स्माइल नहीं आएगी जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा आप हमसे खुश हो, मतलब दे आर जस्ट वेटिंग फॉर माई स्माइल। यदि मैंने स्माइल कर दिया तो इट मीन्स या मैम बहुत खुश है और भाई मैम हमारे टेस्ट से बहुत ज्यादा खुश है। तो कहने का मतलब यहां पर आपको रेशो मतलब यू आर नॉट फिक्स कि पहले क्वेश्चन पे मैम खुश है, 10वें क्वेश्चन पे मैम खुश है, पहले क्वेश्चन पे आपको शाबाशी मिलेगी या 10वें पे आपको पता ही नहीं है, तो ये वेरिएबल होता है।
लेकिन आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 पे आपने शाबाशी दी, फिर चौथे पे दिए, फिर छठे पे दी, तो बच्चा समझ जाएगा यार सम संख्या वाला क्वेश्चन आते ही मैडम खुश हो रही है और इस पे मेरे को शाबाशी मिल रही है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक अध्यापिका है, वो एक बच्चे को हर एक क्वेश्चन के बाद शाबाशी दे रही है, तो कैसा रीइंफोर्समेंट है? सतत। ठीक है, एक बच्चे को पता नहीं है, ये ऑप्शन है ना बहुत बहुत रेयर आते हैं, मैंने वैसे आपको डीप में बता दिया है, मतलब इतना ही आ जाता है वैसे तो, ये वाला क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, आंशिक और सतत पुनर्बलन, इतना ही आ जाता है। बट फिर भी आपको ज्यादा भी पूछ ले तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब कोई चीज मिल रही है तो रेशो है, जब कोई टाइम दिया मिले, ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, जैसे फ्यू और मैनी होता है, ठीक है ना, तो वही बात होता है। फ्यू और लिटिल होता है, एक काउंटेबल होता है और एक अनकाउंटेबल होता है, इतनी सी कहानी है। ठीक है, एक रेशियो में होता है और एक टाइम में होता है, ऑप्शन वही होंगे। फिक्स टाइम का क्या मतलब है? एक क्वेश्चन आएगा ना, पिछली बार यही क्वेश्चन था कि एक अध्यापक को हर महीने के अंत में सैलरी दी जाती है, हर महीने के अंत में सैलरी दी जाती है, तो ये किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो हर महीना मतलब फिक्स्ड है वो, कि महीने के एंड में उसको सैलरी दी जाएगी और फिक्स टाइम है, तो इसका फिक्स्ड अंतराल पुनर्बलन। तो ये क्या है भाई? फिक्स अंतराल पुनर्बलन है। ठीक है, एक वीक में दिया जाता है, एक मंथ में दिया जाता है, एक साल में दिया जाता है। जब फिक्स आपने टाइम कर दिया और फिर बच्चे को जब रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है या किसी को भी रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, तो ये क्या है? फिक्स्ड रीइंफोर्समेंट है। ये क्या है? फिक्स रीइंफोर्समेंट है। लेकिन वेरिएबल का क्या है? आपको दूसरे महीने सैलरी मिल गई, कभी कभी कोरोना चला गया, आपको एक साल तक सैलरी नहीं दी, प्राइवेट स्कूल्स वालों ने 6 महीने सैलरी नहीं दी, तभी कहते हैं सरकारी लग जाओ भाई। आंधी आए, तूफान आए, कोरोना आए, सरकारी बंदों की सैलरी नहीं रुकी कहीं भी। ठीक है ना, और प्राइवेट में कितना सफर हुए हैं लोग, मतलब कितना, कैन यू इमेजिन, कितना दुखी हुए हैं लोग। आप सबको पता है भाई, सबको कितना ज्यादा दुख हुआ प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करते करते, तो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये जो चीज होती है, तो ये आपको पता है, तो ये जो क्या है भाई, ये वेरिएबल रेशियो था। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और ये बताने की जरूरत नहीं है फिक्स अच्छा है वेरिएबल अच्छा है, क्योंकि फिक्स है तो आपको एक्साइटमेंट ही नहीं होगी, और आपको एक्साइटमेंट ही नहीं होगी जिंदगी में तो यार क्या आगे बढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, कुछ नहीं करने वाले तुम। ठीक है, एक्साइटमेंट रहनी बहुत जरूरी है। मुझे भी लगता है, कहते हैं ना, सस्पेंस रहना बहुत जरूरी है। यदि एक्साइटमेंट नहीं है, सस्पेंस नहीं है चीजों में, तो मजा नहीं आता, है ना। तो ये चीज फिक्स्ड रेशियो में कभी नहीं मिलती, तो ये वेरिएबल्स में मिलती हैं, ये पार्शियल में मिलती हैं। फिक्स में आपको कभी भी एक्साइटमेंट नहीं आती, और फिक्स में मिला हुआ पुनर्बलन कभी मजा भी नहीं देता। ठीक है ना, तो वेरिएबल रेशियो इज बेटर देन फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे से आते हैं, ज्यादा घूम फिर के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, एक घंटी है, उसका बेल बज, एक गाड़ी है, उसकी बजर बार बार बज रहा है, उसको दबा दिया तो किस प्रकार का है, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। दंड से आपको कंपेयर करवा लेगा, तो दंड से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा आपकी लर्निंग को बढ़ाता है, हमेशा अनुक्रिया को वृद्धि होती है। तो रीइंफोर्समेंट वही होता है जिसके द्वारा आपके काम करने की प्रोसेस में हमेशा इंप्रूवमेंट होता है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, आपके काम करने में हमेशा क्या होगा भाई, इंप्रूवमेंट ही होगा। ठीक है, क्लियर? चलते हैं आगे, एक सेकंड का। क्लियर? मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक तरह से आप ये लगा लो कि आपके मार्ग में जो डिफिकल्टीज होती हैं, जो बाधाएं होती हैं, उनको दूर करता है। बस सीधी सीधी सी बात है, जो बाधाएं होती हैं, जो डिफिकल्टीज होती हैं, उनको दूर करता है क्या भाई, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, एक और सिद्धांत कर लेते हैं, कर लेना, एक और सिद्धांत करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो कुछ मुश्किल लगने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो ये अपनी पुनर्बलन से संबंधित कहानी हो जाती है यहां पर खत्म। हैशटैग थ्योरी नंबर 5 पढ़ रहे हैं अब हम, 6 थ्योरी नंबर 6 पढ़ रहे हैं। नियर अबाउट मैं आपको 10 थ्योरीज करवाऊंगी सारी। बहुत हो गया जी, पर ये वाला जो सिद्धांत है ना, ये बहुत मुश्किल है। इसमें ना तुम्हारा पूरा दिमाग
दिमाग हिल जाएगा क्योंकि इसमें बहुत शब्द हैं और तुम हो जाओगे कंफ्यूज। मैं तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाती हूँ, छोटा सा पॉइंट पढ़ा देती हूँ। ये सिद्धांत कल करवाऊंगी क्योंकि इस सिद्धांत में तुम्हें हिल जाना है, क्योंकि मुझे पता तुम्हें बहुत कंफ्यूज होंगे, इसके बहुत गंदे गंदे से नाम है और यूसीएस, सीएस, यूसीआर, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट करवा देती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सिद्धांत तुम्हारे सिर के ऊपर से जाएगा, आज नहीं करवाऊंगी। अब हम छोटा सा पॉइंट कर लेते हैं। लर्निंग पार्ट 4 का टाइटल बदल दूंगी, कोई बात नहीं है, लर्निंग पार्ट 4 ही पढ़ रहे ना। हाँ, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लर्निंग कर्व, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं अधिगम वक्र, ठीक है। तो आज हम पढ़ लेते हैं लर्निंग कर्व, जिसको हम बोलते हैं अधिगम वक्र, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद कल पढ़ेंगे पावलोव वाला सिद्धांत, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग सिद्धांत है और आज ओवर हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, इसको पढ़ लो फटाफट, ज्यादा कुछ चक्कर में पढ़ना ही नहीं है इसके। लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र। अब माइंड में आता है कि लर्निंग कर्व क्या होता है, अधिगम वक्र क्या होता है। तो वक्र या कर्व होता है किसी भी टाइप की रेखा, आपको पता है कोई भी रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, कर्व बोलते हैं। कोई भी जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। किसी भी टाइप की कुछ भी रेखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो लर्निंग कर्व का क्या मतलब होता है, आप जब भी लर्निंग करते हो, ठीक है, आप लर्निंग करते हो तो उसमें आपके जो प्रयास होते हैं, जो एफर्ट्स होते हैं, जो रिजल्ट होता है, हर चीज अलग अलग होती है। कई बार तो क्या होता है, आपने जितने प्रयास करे उतना ही आपको रिजल्ट मिल गया। कई बार आपने प्रयास तो बहुत ज्यादा करे बट रिजल्ट नहीं मिला। कई बार आपको प्रयास कम करे बट रिजल्ट बहुत अच्छा मिल गया। मतलब इस तरीके से होता है। कहने का मतलब लर्निंग कर्व के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। तो लर्निंग कर्व की यदि हम डेफिनेशन लिखें तो अभ्यास के द्वारा, मतलब सीखने की मात्रा, सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हो, सीखने की मात्रा, गति, परफॉर्मेंस को दिखाने वाली रेखा। मतलब आप कैसे चीजों को सीख रहे हो, सीखने की परफॉर्मेंस को, सीखने की मात्रा को, सीखने की गति को जो दिखाने वाली रेखा होती है, सीखने की मात्रा को, सीखने की गति को, सीखने के एफर्ट्स को जो दिखाने वाली रेखा होती है, तो वो क्या होती है भाई, वो लर्निंग कर्व होती है। वो क्या होती है, अधिगम वक्र होता है, लर्निंग कर्व होता है। अब लर्निंग कर्व बेसिकली 4 टाइप से बनता है। सबसे पहला है समान निष्पादन अधिगम वक्र। समान निष्पादन अधिगम वक्र, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल रिटर्न्स कर्व, और इसके और भी नाम है भाई हिंदी में, शून्य त्वरण और सरल रेखीय। शून्य त्वरण और सरल रेखीय। ध्यान से है ना, नाम पे ही ध्यान करें ना, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, जो ऑप्शंस देगा ना आपको, वो नाम ही कंफ्यूज कर देता है। हमने किताब में पढ़ा होता है बस एक नाम, इक्वल रिटर्न्स कर्व, ठीक है, आ गया ये वाला, आ गया ये वाला, ठीक है, जीरो एक्लेरेशन वाला आ गया, तो क्या करेंगे, तो मीन्स आपको जो नाम होते हैं वही क्या करते हैं भाई, कंफ्यूज करते हैं। आपको किसी भी तरीके का जो नाम है वो क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो ध्यान रखना, समान निष्पादन अधिगम वक्र, शून्य त्वरण अधिगम वक्र, सरल रेखीय, जीरो एक्लेरेशन और इक्वल रिटर्न्स, और इसको तो इक्वल रिटर्न्स ही बोलते हैं। ये अधिगम वक्र का मतलब क्या होता है, नाम से ही देखो, समान निष्पादन मतलब क्या है, जैसे आपने एफर्ट किए हैं ना, जैसे आपने एफर्ट किए हैं वैसा ही आपको क्या मिला है, रिजल्ट मिला है। जैसे आपने एफर्ट किए हैं वैसा ही आपको क्या मिला है, रिजल्ट मिला है। मान लो आपने 10% एफर्ट करे हैं तो आपको रिजल्ट भी 10% मिला है। मीन्स समान इक्वल रिटर्न्स कर्व कब बनता है, जब बच्चे के प्रयास की गति और उसके रिजल्ट की गति और उसके पढ़ने की गति सभी समान हो। आपने जितना परसेंट मेहनत किया है आपको उतना ही परसेंट रिजल्ट मिल रहा है, तो ये क्या होता है, इक्वल रिटर्न्स या समान निष्पादन अधिगम वक्र, ठीक है। जीरो एक्लेरेशन मतलब इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गति वति कुछ नहीं होता, समान प्रयास होता है, समान रिजल्ट होता है, समान तरीके से क्या बनती है भाई, रेखा बनती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वल रिटर्न्स कर्व। आपको एग्जाम में क्या होगा, एक स्टेटमेंट गिवन होगी कि एक बच्चे ने समान तरीके से अभ्यास किया है, समान तरीके से रेखा बन रही है, तो उस बच्चे का जो अधिगम वक्र है वो कैसा बनेगा,
तो ध्यान रखना वो अधिगम वक्र क्या बनेगा भाई, इक्वल रिटर्न्स अधिगम वक्र बनेगा। ठीक है, सेकंड है इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व। इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व हिंदी में इसको क्या बोलते थे? वर्धमान निष्पादन अधिगम वक्र। वर्धमान निष्पादन अधिगम वक्र, और इसको बोलते हैं वर्धमान निष्पादन अधिगम वक्र, सकारात्मक भी बोल देते हैं इसको, सकारात्मक अधिगम वक्र भी बोल देते हैं इसको, और बहुत ही शुद्ध घटिया वाली हिंदी में इसको नतोत्र अधिगम वक्र भी बोल देते हैं। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश याद कर लेना। इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व, ठीक है, इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व, इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व, वर्धमान निष्पादन अधिगम वक्र, सकारात्मक अधिगम वक्र, या इसको बोलते हैं नतोदर। नतोदर होता है बढ़ना, ठीक है, नतोदर अधिगम वक्र, नतोदर अधिगम वक्र, सकारात्मक अधिगम वक्र, वर्धमान निष्पादन अधिगम वक्र, या इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व, मतलब कुछ भी कह दो भाई आप, नतोद्र, सकारात्मक, वर्धमान या इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रारंभ, मतलब आपके प्रयासों की जो गति होती है शुरू में तो धीरे होती है और फिर एकदम से तेज हो जाती है। आपके प्रयासों की गति शुरू में तो धीरे होती है, फिर एकदम से क्या हो जाती है, शुरू में धीरे और एकदम से तेज, शुरू में धीरे और एकदम से तेज। तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, वर्धमान निष्पादन अधिगम वक्र या इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व। मतलब शुरू में तो धीरे धीरे चलते हैं फिर तेज, जैसे कि अब आप धीरे धीरे चल रहे हो, एसरेट की रिजल्ट की मतलब एग्जाम डेट आते ही मतलब लग जाते हो भयंकर वाले तरीके से, बड़ा मजा आता है। मतलब पेपर की डेट आने पे बच्चे यूं बावले हो जाते हैं। तुम सच में बहुत अच्छे बच्चे हो। जो एग्जाम असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो पेपर आने से पहले पढ़ते हैं। जो एग्जाम, पता नहीं, बहुत सारे बच्चों को बड़ा वहम होता है फार्म भर के ही पढ़ने का, वो सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। जब पता है फॉर्म आएंगे, पता है स्क्रीनिंग होगा, पता है एग्जाम होगा, तो पढ़ो पहले से ही, ठीक है। तो ये जो चीज है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इक्वल रिटर्न्स अधिगम वक्र, इक्वल रिटर्न्स अधिगम वक्र बोलते हैं। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व। अब इसको यू आकार का अधिगम वक्र भी कह सकते हो, ठीक है, यू आकार का अधिगम वक्र भी इसको कह सकते हो, क्योंकि इसकी शेप थोड़ी थोड़ी यू जैसी बन गई। अब तीसरे प्रकार का जो अधिगम वक्र है ना, उसको कुछ भी नहीं करना, रटना ही नहीं, इसका सारा उल्टा कर दो। सकारात्मक का कर दो नकारात्मक, नतोत्तर का कर दो, पता नहीं क्या होता है यार हिंदी में, उन्नतदर, उन्नतदर, ठीक है, उन्नतदर। वर्धमान को कर दो हास, हास निष्पादन, और इंक्रीजिंग को कर दो क्या, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को क्या कर दो, डिक्रीजिंग। मतलब तीसरे प्रकार का जो अधिगम वक्र है उसमें आपने कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, उसमें आपने कुछ दिमाग लगाना। ये इंक्रीजिंग था तो डिक्रीजिंग कर दिया। वर्धमान शुद्ध हिंदी में होता है, शुद्ध हिंदी में हास होता है, सकारात्मक का नकारात्मक होगा, नतोत्तर का उन्नतदर हो गया, बस। मतलब इसका बिल्कुल उल्टा कर दो। इंग्लिश में याद रखना, इसमें क्या होता है, प्रारंभ में तो प्रयासों की गति फुल ऊंचाई पे चढ़ते हो चढ़ते हो चढ़ते हो चढ़ते हो और एकदम से डिक्लाइन हो जाती है, आगे आगे चढ़ते रहते हो, एकदम से डिक्लाइन हो जाती है। प्रारंभ में प्रयासों की गति धीरे फिर तेज, ये इंक्रीजिंग होता है। प्रारंभ में प्रयासों की गति तेज फिर एकदम डिक्लाइन हो जाती है, गिर जाती है, तो ये क्या होता है, डिक्रीजिंग लर्निंग कर्व। ये क्या होता है, डिक्रीजिंग लर्निंग कर्व। जैसे आपका एग्जाम सिर पे, आप खूब पढ़ रहे हो, एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो जाए 2 महीने के लिए, तो भैया 2 दिन तो हम करने वाले हैं भयंकर वाली ऐश, ठीक है, बिल्कुल सारी क्लास बंद, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो जाए तो, है ना। तो ये जो चीज है, इसको आप उल्टा यू आकार भी बोल सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो भाई, उल्टा यू आकार भी कह सकते हो, ठीक है, उल्टा यू आकार भी इसको कह सकते हो। क्लियर हुआ ना? बिल्कुल आसान से बता रहा हूं, वही क्लियर हो रहा है नहीं, मैं यूं ही बोले जा रही हूं। एंड द लास्ट है एस शेप्ड अधिगम वक्र।
एस शेप्ड लर्निंग कर्व, ठीक है। लास्ट क्या है भाई, एस शेप्ड लर्निंग कर्व, जिसको आप मिश्रित अधिगम वक्र भी कह सकते हो। मिश्रित अधिगम वक्र, हिंदी में मिश्रित अधिगम वक्र भी कह सकते हो। एस शेप लर्निंग कर्व, इसमें क्या होती है, एस शेप बनेगी। एस, इसका मतलब क्या है, प्रयासों की गति कभी धीमे कभी तेज, कभी धीमे कभी तेज। मीन्स कभी आप धीरे पढ़ रहे हो, कभी तेज पढ़ रहे हो, कभी रुक रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, कुछ ऐसा जैसा बन जाता है। तो इसको मिश्रित अधिगम वक्र या एस शेप अधिगम वक्र भी कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आपके लर्निंग कर्व में परिवर्तन संभव है। जिस हिसाब से आप मेहनत करोगे उस हिसाब से आपका कर्व बिल्कुल चेंज होता रहेगा, ठीक है भाई। आपका इसका ये क्वेश्चन एक बार आया था, क्या क्वेश्चन था कि एक बच्चा है, एक पाठ को पढ़ रहा है, वो पाठ समान रूप से बहुत मुश्किल है। अब देखो, एक चीज समान रूप से मुश्किल है, शुरू में तो कोई भी बच्चा पढ़ेगा ना तो उसका लर्निंग कर्व ऊपर ही उठेगा। पाठ बहुत मुश्किल है तो उसका डिक्रीज होएगा, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा फिर इंक्रीज होएगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एस शेप। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो लर्निंग कर्व कैसा बन रहा है, इंक्रीजिंग, नहीं आ रहा तो डिक्रीजिंग बन रहा है, कभी इंटरेस्ट आ रहा है कभी नहीं आ रहा तो एस शेप बन रहा है। आप हमेशा न्यूट्रल रहते हो भाई, जीरो असर आपके ऊपर, तो आपका लर्निंग कर्व मुझे लग रहा है इक्वल रिटर्न्स लर्निंग कर्व बन रहा है। तो ये थे भाई अधिगम के वक्र, ठीक है। सो गाइज, इनफ फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास में अगेन रिपीट कर देती हूँ, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, पहली बार